खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। सरकारी अस्पतालों में खामियों का जायजा लेकर कलेक्टर ने जताई नाराजगी, सुधार को लेकर दी हिदायतें। 13 साल की बेटी से हैवानियत करने वाले पिता को ही मरते दम तक जेल, ततारपुर थाना क्षेत्र का था मामला। रामगढ़ में उपचुनाव से जुड़ी गतिविधियों ने पकड़ा जोर, कांग्रेस द्वारा साफिया या आर्यन जुबेर को टिकट देना है तय। वहीं भाजपा में दावेदारी को लेकर चलेगी कश्मकश। और कांग्रेस महासचिव मोहन प्रकाश ने कहा, असंवैधानिक है वन नेशन वन इलेक्शन, केंद्र की मंशा पर उठाए सवाल। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला सफाई के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने निकल पड़ी हैं। जिला अस्पताल, जनाना अस्पताल और शिशु चिकित्सालय में रविवार सुबह कलेक्टर ने निरीक्षण किया। इस दौरान मिली खामियों को दूर करने की उन्होंने सख्त हिदायत दी। पेश है एक रिपोर्ट। अलवर कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने रविवार को सरकारी अस्पतालों का जायजा लिया। जिला अस्पताल का हाल अधिक खराब मिला तो उन्होंने पीएमओ को सख्त लहजे में सुधार करने के निर्देश दिए। यहां ट्रोमा के बाहर रैंप टूटा हुआ था और सामने लगा वाटर कूलर बंद मिला। इसके अलावा बिल्डिंग की दीवार भी क्षतिग्रस्त थी। साथ ही वार्ड में बेड पर गंदगी पड़ी पाई। जिला अस्पताल में कलेक्टर ने ओपीडी में टोकन के आधार पर नंबर आने की व्यवस्था को लेकर हिदायत दी। साथ ही कहा कि डिस्प्ले पर रोगी का नंबर प्रदर्शित किया जाए, जिससे उसे लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़े। वहीं एक्सरे रूम में सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। दवा वितरण केंद्र में मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत मिलने वाली दवाओं का बोर्ड नदारद था। साथ ही अन्य बद इंतजामी पाई गई। महिला सर्जिकल वार्ड में बेड पर गंदगी मिलने पर जिला कलेक्टर ने सफाई करने की हिदायत दी। प्लस क्या होता है एग्जैक्ट बताओ, सीएनसी में कितनी मिलती है, पीएचसी में कितनी मिलती है और डीएच में कितनी मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट की। अब आप यहाँ पे लगाएंगे, ऑलरेडी लगा के मुझे विदिन 2 आवर्स देंगे इसी का। यहाँ पे स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि ये सारी दवाइयाँ राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क मिलती हैं। पता है ना आपको, क्यों लगता है मैं तो हर सीएचसी में लगवाती आई हूँ, बहुत बड़ा। वहीं जनाना अस्पताल में मुख्य गेट पर गंदा पानी भरा मिला। हालांकि यहां मदर मिल्क बैंक और आईसीयू वार्ड के इंतजाम बेहतर पाए गए। उन्होंने कार्यवाहक आयुक्त को अस्पताल के बाहर साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। साथ ही शिशु अस्पताल में छत का प्लास्टर कराने की हिदायत दी। उन्होंने शिशु अस्पताल में कुपोषित बच्चों का वार्ड भी देखा और कहा कि यहां खेलने के माहौल सहित ऐसी व्यवस्था हो जिससे बच्चों को यह नहीं लगे कि वे मरीज हैं। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने मीडिया से कहा कि अभी सफाई पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही अस्पताल में बकाया काम जल्द पूरे करवाए जाएंगे। कलेक्टर आरतिका शुक्ला के अनुसार यहां 1,500 से 2,000 मरीजों की ओपीडी है। वहीं एम्स और बड़े अस्पतालों की तर्ज पर सुधार का प्रयास किया जाएगा। भविष्य में भी यहां एसडीएम और कार्यवाहक आयुक्त मुआयना करते रहेंगे। मैंने आज जो विज़िट किया जनरल वार्ड से शुरुआत की थी, लैब से। तो मेरा तो यही एक फोकस रहेगा अभी कि मोर देन क्वालिटी ऑफ केयर, अभी हम क्लीनलीनेस पे फोकस करेंगे विद इन द अस्पताल प्रेमिसेस। तो शॉर्ट टर्म में अगले 1 से सवा महीने में मैंने कुछ टास्क भी दिए हैं। पीएमओ साहब ने भी बताया कि बहुत सारे काम अभी इनके ऑनगोइंग है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उन कामों को टाइमलाइन में हम फिनिश करें। कंप्लीट बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स का कंप्लीटली 100% पूरे डीएच में उसकी पालना की जाए। जो भी पेंडिंग वर्क्स हैं, चाहे वो आरएसआरडीसी के हों, यूआईटी के हों, जिन वजह से मैंने देखा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ज़्यादा अस्पताल परिसर में है, हम उसको फोकस करके उसकी जो निर्धारित टाइमलाइन है, मुझे बताया गया 3 महीने है, 5 महीने है, उसके पहले फिनिश करने का हमारा फोकस रहेगा। जो और चीज़ें थी, जैसे मैंने यहाँ विज़िट की जनाना और आपका पीडियाट्रिक वार्ड, तो यहाँ पे एक जनरल क्लीनलीनेस काफ़ी बेटर मिली है मुझे।
और मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी मदर मिल्क बैंक और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स का बहुत अच्छा इन्होंने फॉलो भी किया है। मुझे एक और फोकस की चीज़ लगी है, क्योंकि ये डीएच है और यहाँ डेली 3000 के लगभग की ओपीडी है, वी हैव टू फोकस ऑन क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कि लोग जो आते हैं वो ऐसे तितर बितर ना रहे, उनको एक टाइमिंग हो। तो उस पर मैं अपनी आईटी टीम के साथ कुछ वी विल प्लान कि कैसे इसको बेटर कर सकते हैं एम्स और जयपुर के बड़े अस्पतालों की तर्ज पे। बाकी जो इश्यूज़ हैं, स्मॉल इश्यूज़, मुझे गंदगी के पैन और ये सारे जो मिले वो विद इन 1 वीक मेरे जो टीम है यहाँ पे, आज एसडीएम साहब और कमिश्नर साहब मेरे साथ हैं, वो रीचेक करेगी और मेरी पूरी उम्मीद है कि टीम इसको रेक्टिफाई कर लेगी इन 1 वीक। नर्सिंग स्टाफ की यहाँ पर कमी है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, ये मुझे अवगत कराया गया है, तो इसके लिए मैं अपने स्तर से भी सरकार को एक चिट्ठी लिखूंगी और जो इन्होंने बताया कि इन्होंने लिख रखी है उसको फॉलो अप भी करेंगे। पर जो एग्जिस्टिंग नर्सिंग स्टाफ है उसने भी बहुत कुछ जगहों पे बहुत अच्छा मैनेज किया है, कुछ पे पुअर किया है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इनकी इंटर ट्रेनिंग हो और ये जो अच्छे अपने नर्सिंग स्टाफ हैं वो पूरे नर्सिंग स्टाफ को, मैंने इनको अभी निर्देश भी दिए कि इनका एक ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन कराएं, ताकि विद इन 1 मंथ हमें चेंजेस मिले इसी स्टाफ से, भले ज़्यादा ना भी मिले तो भी। मैडम, आपने टाइम पीरियड की बात की, जिस छत के नीचे खड़े होकर हम बिल्कुल कर रहे हैं, उसी की छत की हालत 6 महीने पूर्व भी ऐसी थी, आज भी ऐसी। तो अब हम इसको टेकअप करेंगे। इसका अभी किसी एजेंसी ने काम लिया नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया। आई विल गो थ्रू द रिकॉर्ड्स और मेरी डीएचएस इसी हफ्ते है, उसमें मैं इसको लेके बिल्कुल टाइमलाइन निर्धारित और एक करूँगी। आप सफाई व्यवस्था को लेकर इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अस्पताल में भी देखा कि आपने सफाई कर दी गई, लेकिन जिस तरह गुटके के तमाम दाग देखे आपने, उसका और ये हम एक प्लान अस्पताल के बनाएंगे। बाहर बिक रहे हैं, ठीक, बिल्कुल। कोई रोक नहीं है। बिल्कुल, उसका हम एक परिसर के अंदर का भी प्लान बनाएंगे। जैसे कई जगह वाइट वॉश की ज़रूरत है, जिसके लिए एजेंसीज़ का वेट करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि आरएमआरएस जो अपनी इंटरनल एजेंसी है, जिसमें मैं और पीएमओ साहब हैं, हम उससे ही ये छोटे छोटे काम कराएं। और जो निषेध है, जो सरकार की गाइडलाइन ही है कि हॉस्पिटल और स्कूल्स के आसपास गुटखा और ऐसी चीज़ें नहीं बेचनी, उसकी कड़ाई से पालना शुरुआत करेंगे उसकी करने की। शहर में जोन वाइज जिस तरह से आपने कहीं न कहीं मॉनिटरिंग का प्रयास किया, सार्थक परिणाम आ रहा है, लेकिन कुछ अधिकारी अब भी ऐसा लग रहा है कि जाने में कतरा रहे हैं। नहीं, सारी टीम बहुत एक्टिव है और जो नहीं जा पाए हैं वो अब कमिंग वीक में जाएंगे। सैटरडे हमारा फर्स्ट प्रयास था, कुछ लोग सैटरडे को और कामों में अगर व्यस्त थे तो वो मंडे चले जाएंगे। हमारा पूरा फोकस रहेगा, इस काम को प्रायोरिटी माना है तो शहर को स्वच्छ तो बनाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, पीने की पानी की देखिए 2 जगह तो मुझे मिली है सुविधा, और मैंने खुद भी देखा हाथ से और देखा भी बच्चे कर रहे थे। बट अगर कहीं नहीं है, कमी है, तो मैं कोशिश करूँगी सीएसआर और बैंक्स के माध्यम से हम इमीडिएट करवाएं। बाकी वी विल सी। अवैध पार्किंग का अड्डा भी चलता है। बिल्कुल, तो वो अभी मैं चेक करूंगी, जैसा रहेगा हम तो कोशिश करेंगे शहर में नई पार्किंग्स डेवलप करने का, यूआईटी से प्लानिंग करें ताकि लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जा सके। बाकी बड़ी चीज़ मुझे अस्पताल के बाहर लगी नाली सफाई, जो मेरी टीम आज मुझे पूरी उसकी टाइमलाइन के साथ देगी। आगामी 1 से 2 महीने में आपको फ़र्क दिखना चाहिए। गौरतलब है कि इन अस्पतालों में सामने आई खामियों के अलावा इलाज में लापरवाही के आरोप भी लगते रहे हैं। ऐसे में कलेक्टर के हस्तक्षेप से आगामी दिनों में व्यवस्थाएं सुधरने की उम्मीद है। अलवर के पोक्सो न्यायालय संख्या 3 ने बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले हैवान पिता को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 1 साल से कम समय में इस मामले में फैसला सुनाया गया। इस प्रकरण में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन बाद में शिकायतकर्ता अपने बयानों से पलट गई। लेकिन एफएसएल जांच पड़ताल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और इसके बाद न्यायालय ने यह फैसला दिया है। विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि ततारपुर थाना क्षेत्र में 28 नवंबर 2023 को एक पिता अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को जंगल में ले गया और रेप कर डाला। इस दौरान उसकी पत्नी मजदूरी करने गई हुई थी। घर लौटने पर जब जानकारी मिली तो उसने मामले की शिकायत पुलिस को दी। इसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पीड़िता के बयान करवाए गए, लेकिन न्यायालय में पीड़िता की मां अपने बयानों से पलट गई। हालांकि एफएसएल और अन्य जांच पड़ताल में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर न्यायाधीश मुकेश चौधरी ने दोषी को उसके प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा सुनाई है। इस तरह की घटनाएं समाज के रिश्तों को कलंकित करने वाली हैं। ऐसे में 1 वर्ष से भी कम समय में यह सख्त फैसला सुनाया गया है। प्राकृतिक जीवन तक जीने तक आजीवन कारावास, 25,000 रुपये जुर्माना। 5/6 पोक्सो एक्ट में वही प्राकृतिक जीवन तक जिए जब तक आजीवन कारावास, वह 25,000 रुपये जुर्माना, कुल 60,000 रुपये जुर्माना किया गया है। सामाजिक दृष्टि से पिता द्वारा पुत्री के साथ ऐसा
जघन्य अपराध समाज में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ये निर्णय थोड़ा सा समाज के लिए, उसके लिए बहुत ही अच्छा निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया। और अब बात करते हैं रामगढ़ में प्रस्तावित उपचुनाव से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों की। रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर गतिविधियों ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन से खाली सीट पर पार्टी साफिया खान या जुबेर खान के पुत्र आर्यन को प्रत्याशी बना सकती है। आर्यन बीबीए और एलएलबी पास है। 27 वर्षीय आर्यन को उनके पिता जुबेर खान की लंबी विरासत संभालने के लिए मैदान में उतारा जा सकता है। उनकी मां साफिया खान भी रामगढ़ से विधायक रह चुकी हैं। सहानुभूति फैक्टर का लाभ मिलने की भी कांग्रेस उम्मीद लगा रही है। चुनाव कमेटी का गठन भी कांग्रेस कर चुकी, वहीं भाजपा भी इसके लिए प्रारंभिक तैयारी कर रही है। पिछली बार जया आहूजा भाजपा से लड़े थे, जो तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं लोकसभा चुनाव के समय भूपेंद्र यादव के समर्थन में आ गए बागी सुखवंत सिंह सहित और समाज भी अपनी दावेदारी ठोक रहा है। सुखवंत सिंह पिछली बार आजाद समाज पार्टी से लड़कर करीब 74,000 वोट पाने में सफल रहे थे। उनकी बगावत ने भाजपा को तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। वहीं भाजपा में पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के नाम की भी चर्चा है। स्थानीय नेता देवेंद्र दत्ता आदि भी दावेदारी जता रहे हैं। भाजपा के लिए ज्ञानदेव आहूजा भी सशक्त कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और उम्र से जुड़े कारणों के चलते पिछली बार उनके परिजन जय आहूजा को टिकट मिला था। उल्लेखनीय है कि रामगढ़ में आमतौर पर जिस पार्टी का एमएलए बनता है, जयपुर में उसके उलट सरकार होती है। उधर रामगढ़ सहित प्रदेश की अन्य उपचुनाव वाली सीटों पर अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि नवंबर के दूसरे सप्ताह में उपचुनाव हो सकते हैं। कांग्रेस सीट पर कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में है। उसके सामने प्रत्याशी चयन को लेकर दुविधा भी नहीं है। दूसरी ओर भाजपा में कई दावेदार हैं। उधर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के अनुसार पार्टी रामगढ़ में उपचुनाव के लिए पूरी तैयार है। इसे लेकर बूथ स्तर तक की कमेटियां तैयार हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रत्याशी हाईकमान द्वारा घोषित किया जाएगा और सभी एकजुट होकर भाजपा को जीत दिलवाएंगे। रामगढ़ में उपचुनाव होना ही है। उपचुनाव के लिए हम तो जब से परिणाम आता है चुनाव का, उसके बाद से हम तो तैयार ही रहते हैं। तो हमारी तो सारी तैयारी पूर्ण है। चुनाव कभी भी हो, घोषणा करना चुनाव आयोग का काम है। कभी भी करेंगे। हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सर, सबसे पहले तो भाजपा को प्रत्याशी चुनना होगा। प्रत्याशी का शायद सर्वे भी पार्टी कराए, तो प्रत्याशी को लेकर क्या तैयारी है? प्रत्याशी का चयन करना संसदीय बोर्ड का काम है। हमारे नेता संसदीय बोर्ड हमारा जिसको भी कमल का फूल लेके भेजेगा, पूरी पार्टी उसके साथ रहेगी और चुनाव हम जीतेंगे, ये आपको बता दूं। क्या रणनीति रहेगी सर चुनाव जिताने की? चुनाव में हमारा बूथ स्तर तक का हमारा पन्ना प्रमुख है, हमारा पेज प्रमुख है। तब वहाँ तक हमारा पेज प्रमुख तक जब हम चले गए तो हमारा सब कार्यकर्ता मेहनती है और पूरी तरह मेहनत करके काम। सर, रामगढ़ के लिए कांग्रेस पार्टी ने 4 सदस्य कमेटी बना दी है प्रदेश के द्वारा। अभी भाजपा की तरफ से शायद अभी काम शुरू नहीं हुआ है, तो भाजपा भी कमेटी सर्वे तमाम काम करेगी सर? भाजपा का काम तो शुरू ही है साहब। कांग्रेस तो आज कर रही है, भाजपा तो सदा से काम करती आ रही है। भाजपा के काम में कोई कमी नहीं। सर, पिछली बार भी वहाँ रामगढ़ में कांग्रेस हार गई थी, सॉरी बीजेपी हार गई थी। इस बार जिताने के लिए विशेष रणनीति की जरूरत पड़ेगी। 100% चुनाव जीतेंगे। आदरणीय हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन में, भजन लाल जी के नेतृत्व में, हमारे पास हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी और हमारे राज्य सरकार में मंत्री हमारे आदरणीय संजय जी हैं, तो हम चुनाव जीतेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है। हमारे कार्यकर्ताओं पे हमें भरोसा है। हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत ही हमारी पूंजी। सर, पिछली बार बागी खड़े हो गए थे आपकी पार्टी के, आप बागियों को किस तरह रोकेंगे? हमारी पार्टी में कोई बागी है ही नहीं। हम सब एक मुखी हैं। इस बार कोई बागी नहीं होगा चुनाव मैदान में? बागी हमारे पास है ही नहीं ना। थे उनको बीजेपी में शामिल कर? कहाँ है बागी? हमारे सब लोकसभा में सबने साथ मिलकर काम किया।
विधानसभा में साथ मिलकर काम करेंगे? सब बिल्कुल सब एक साथ है, एकजुट है और बिल्कुल चुनाव जीतेंगे, ये आपको मैं आज भी कह रहा हूँ। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान के अनुसार रामगढ़ से पूर्व विधायक जुबेर खान के परिवार में ही टिकट दिया जाना चाहिए। वहीं रामगढ़ सहित प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी होंगे। देखिए, रामगढ़ की सीट माननीय जुबेर खान जी जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत बनाएं, जन्नत फिरदौस में उनको आला साला मुकाम दें। उनकी कमी को तो खैर कोई पूरा नहीं करता, वो सब समाज के नेता था और उन्होंने रामगढ़ की जनता के लिए इतने काम किए हैं, जन कल्याणकारी इतने काम किए हैं कि उनको तो शायद कोई पूरा करे, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत मजबूत है। और वहाँ ये बीजेपी के ही द्वारा वहाँ के लोगों की जो रंगा जमुनी तहजीब थी उसको ख़त्म करने का काम किया गया, वही वहाँ बयानबाजी देते हैं। अभी एक बीजेपी के जो पिछले चुनावों में कैंडिडेट थे, जनता ने उनको ऐसा न दिखाया जय आहूजा को, उसकी जमानत जब्त हो गई। वो एक बयान दे रहे हैं कि आप मुसलमानों को मारिए ना, उनको कमर के नीचे से तोड़िए ना, 302 नहीं बनेगी, तो जो भी कोई केस बनेगा मैं खड़ा हूँ ना, 10-12 लोग इनको मारो ना। इस तरह के खुले बयान दे रहे हैं, इस तरह की नफरत फैला रहे हैं। और फिर देखे कि पार्टी कोई उन पर कोई सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसे नफरती लोगों से हमें रामगढ़ की जनता को बचाना है। कांग्रेस निश्चित रूप से, देखिए हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जुबेर जी के परिवार का हक बनता है, उनको ही परिवार को कांग्रेस को टिकट देना चाहिए। और हम सब लोग, आप सब लोग और पूरी जनता मिलकर जुबेर जी का जो अधूरा सपना था उसको पूरा करेंगे और निश्चित ही कांग्रेस की सीट को रामगढ़ में जिता कर लाएंगे। और जो 7 विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं पूरे राजस्थान में, वह जिता कर लाएंगे। पूरे राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ माहौल है। जनता 8 साल में ही तराई कर चुकी है। गहलोत की जन कल्याणकारी योजना, गहलोत शासन सरकार जनता को बार बार याद आ रहा है और निश्चित रूप से हम 7 सीटों को जीतेंगे। सर, जिला कांग्रेस कमेटी क्या जुबेर खां के परिवार को टिकट देने के लिए सहयोग करेगी, रिकमेंड करेगी? जिला कांग्रेस कमेटी का क्या कदम रहेगा इस मामले में? मैं कहता रहा हूँ ना, देखिए टिकट तो जुबेर जी के परिवार को ही मिलना चाहिए। जुबेर जी के जो अधूरे रामगढ़ की सपना, विकास के जो अधूरे सपने थे उनको पूरा, तो जिला कांग्रेस कमेटी इसका समर्थन करेगी? निश्चित रूप से। देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी जो ऊपर से आकाओं के जो आदेश आएंगे, जो फीडबैक आएगा, जो सर्वे आएगा, निश्चित से उसको पालना करेगी। लेकिन हमारी जो वो है, अगर हमसे पूछा हमारी राय ली जाएगी तो हम तो निश्चित जुबेर के परिवार के लिए सपोर्ट करेंगे। कुल मिलाकर दोनों दलों में चुनावी गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। यह सीट हाली कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन से खाली हुई है। वहीं प्रदेश की अन्य 6 सीटों के साथ ही रामगढ़ में भी उपचुनाव करवाए जाने की संभावना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी मोहन प्रकाश ढाईपेड़े स्थित स्वर्गीय जुबेर खान के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने रामगढ़ विधायक रहे जुबेर खान को श्रद्धांजलि अर्पित की। जुबेर साहब हमारे मित्र तो थे ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ थे और विद्यार्थी जीवन से ही ये करीब पूर्णकालिक कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गए थे और हमेशा शीर्ष पदों पर ही रहे। जामिया के अध्यक्ष रहे, NSUI के अध्यक्ष रहे, तो पूरा जीवन इन्होंने संगठन के लिए खास तौर से लगाने का काम किया और बेहतर इंसान और अच्छे इंसान थे, ये तो सभी कहते हैं और हैं। और हम समझते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी कमी रहेगी ये, और हम लोग जो मित्र मंडली थी उसको भी हमेशा उनकी कमी खलती रहेगी। ऊपर वाला उनको जन्नत में जगह दे, यही दुआ करते हैं। और बच्चे उनके आगे बढ़ें और अच्छा काम करें, उनके नाम को आगे बढ़ाएं, यही हमारा उनके लिए संदेश है। वहीं इस मौके पर मोहन प्रकाश ने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर टिप्पणी की। उनका कहना था कि संविधान के मूलभूत ढांचे में संसद भी परिवर्तन नहीं कर सकती। यह सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फैसला भी है, जबकि 1 इलेक्शन के लिए संविधान में 7 या 8 संशोधन करने पड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव के अनुसार ऐसे में यह संवैधानिक नहीं होगा। इस देश की सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फैसला है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में
संसद भी परिवर्तन नहीं कर सकती और उनके इस फैसले से संशोधन जो 7 या 8 संशोधन करने पड़ेंगे आपको संविधान में, तो मैं समझता हूँ कि ये संवैधानिक नहीं है। अब इस पर कानूनविद अपनी राय रखें, लेकिन जो मेरी समझ है कि ये बेसिक संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर ये चोट है। और सवाल ये है कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन। कौन सा इलेक्शन कमीशन? मोदी का इलेक्शन कमीशन जो वोट प्रतिशत है उसको भी 5 दिन में बताता है। आप जैसे अभी 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, 2 राज्यों के और बाकी हैं, महाराष्ट्र और झारखंड। तो आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि साहब 4 राज्यों में होना था, 2 ही में क्यों हो रहा है? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 4 राज्यों में अभी नहीं चुनाव करा सकते। तो जो 4 राज्य में नहीं करा सकता वो कह रहा है कि हम देश में लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद, नगर पालिका सब एक दिन में एक साथ करा देंगे। ये कैसे संभव है? उधर मोहन प्रकाश ने हरियाणा में भारी बहुमत से जीत का दावा भी किया। हालांकि उन्होंने दिल्ली के कांग्रेस नेता के उस बयान पर टिप्पणी नहीं की जिसमें उन्होंने कहा था कि केजरीवाल 6 माह में परमानेंट तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। हरियाणा में तो जनता की आंधी है, जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और ख़ास तौर से वहाँ डबल इनकम्बेंसी है। मोदी के खिलाफ भी इनकम्बेंसी है और जो वहाँ खट्टर और सैनी जी की जो सरकार है उसके खिलाफ भी इनकम्बेंसी है, और बड़ा पीछे 10 सालों में हरियाणा को पीछे कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस का नंबर कहाँ जाके रुकेगा मैं नहीं कह सकता। 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ जनता शकल नहीं देखना चाहती। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देश में अब कहीं भी चुनाव होगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत होगी। इनके पास एक ही चीज़ है कि ये वोटों को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। आप कश्मीर में देख रहे हैं कि जिनके खिलाफ हम लड़ते थे, यानी जो जिनके साथ हम नहीं थे, जिनको ये कहते थे कि ये आतंकी हैं या सामाजिक नहीं हैं या जो भी कहिए, उनको आप जो है जेल से छोड़ दे रहे हैं। हरियाणा में चुनाव होगा तो जेल से छूट जाएंगे। तो देश में कितने कानून हैं भाई? देश में एक ही कानून है, वो सब पर लागू होना चाहिए। तो ये कितना भी वोटों का विभाजन कर ले, लेकिन इनकी हार जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी हारे। अलवर के मोती डोंगरी स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में वार्षिक अकादमी पैनल का निरीक्षण किया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग के सहायक आयुक्त ए इजराइल के नेतृत्व में निरीक्षण के बाद सुझाव भी दिए गए। इस मौके पर स्काउट के दल ने अतिथियों का स्वागत किया। अंत में आयुक्त की अध्यक्षता में स्टाफ की बैठक संपन्न हुई। निरीक्षण दल में केंद्रीय विद्यालय दौसा के प्राचार्य केएल मीणा, जयपुर के प्राचार्य पीके टेलर, उप प्राचार्य कालूराम मीणा, रवि कुमार, इसका अनिल मीणा शामिल थे। वहीं मोती डोंगरी केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य एलआर सैनी ने बताया कि निरीक्षण दल ने और अधिक बेहतरी को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और एडीजे मोहनलाल सोनी ने बेसहारा लोगों के लिए दवाओं के इंतजाम को लेकर एक बैठक ली। विमंदित पुनर्वास गृह और जानकी देवी अपना घर आश्रम में गत दिनों निरीक्षण के दौरान यह समस्या सामने आई थी। वहीं इसके निराकरण के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार चौहान, डॉक्टर शिशुपाल, जानकी देवी अपना घर आश्रम कार्यकारिणी के सदस्य सुरेंद्र सोनी और सतीश सारस्वत आदि ने हिस्सा लिया। उधर इन प्रतिनिधियों ने अपना घर आश्रम में रह रहे लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल कैंप का भी अनुरोध किया। दशहरा पर्व के अवसर पर होने वाली रामलीला एवं महाराजा भर्तृहरि की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संस्था के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस वर्ष रामलीला 30 सितंबर से प्रारंभ होंगी। वहीं बुधवार को समाज के सभी कलाकार एवं स्वयंसेवक राजर्षि अभय समाज से सुबह 7 बजे बैंड बाजे के साथ श्री गणेश मंदिर जाएंगे। साथ ही यहां भगवान गणेश को विधिवत आमंत्रण दिया जाएगा। इसके बाद हनुमान जी का ध्वजारोहण भी होगा और महाआरती की जाएगी। साथ ही अभय समाज भर्तृहरि धाम मंदिर में अखंड रामायण पाठ प्रारंभ किया जाएगा। उधर मंचन से पूर्व सभी कलाकारों को रोजाना रात 7 से 10 बजे तक महानिदेशक द्वारा
अभ्यास करवाया जा रहा है। श्री रामलीला प्रदर्शन के लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। दिनांक 25 तारीख को श्री गणेश जी को, जो हमारे यहाँ ऑफ सर्कल के पार लाल दरवाजे पर स्थित जी गणेश जी महाराज हैं, उनको निमंत्रण देने जाएंगे। वहाँ से ज्योति लाकर स्टेज पर प्रज्वलित की जाएगी, ज्योति को स्थापित किया जाएगा और उसके बाद रामायण पाठ होगा और विधिवत पूजन होगा और सारी प्रक्रियाएं उसके बाद चालू हो जाएंगी। बुधवार 25 तारीख को भगवान गणेश जी का वंदन, अभिनंदन, पूजन करने के लिए जुलूस के रूप में कार्यकर्ता, कलाकार, सदस्य, पदाधिकारी सब जाएंगे, बैंड बाजे के साथ जाएंगे, भगवान की जोत लाएंगे। यहाँ पर स्टेज पर पूजन होगा, रामायण पाठ शुरू होगा और उसके पूर्ण होने के साथ ही सारी तैयारियां अंतिम रूप से पूरी हो जाएंगी। कान्हा शांति वनम हैदराबाद में राइजिंग विद काइंडनेस यूथ सेमिनार में अलवर से भी प्रतिनिधि शामिल हुए। यह सेमिनार 20 से 22 सितंबर तक आयोजित की गई। इसमें अलवर के स्कीम आर्टिस्ट, जैन बीएड कॉलेज और राजगढ़ के एग्रीकल्चर कॉलेज से 102 विद्यार्थी एवं फैकल्टी शामिल हुए। कान्हा जाकर हुए अनुभवों को उन्होंने शेयर किया। साथ ही कहा कि यह सेमिनार उनके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। मेरा युवा भारत के तहत रविवार को अलवर में साफ सफाई की गई। साथ ही इसे लेकर लोगों को जागरूक बनाया गया। जिला युवा अधिकारी पंकज यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा युवा भारत विभाग बनाया था। इसके तहत अलवर के युवाओं ने मिलकर सफाई एवं लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया है। यह दौर 2 अक्टूबर तक चलेगा। साथ ही रविवार को उप सर्कस, घंटाघर, अंडे वाली गली, सब्जी मंडी और चूड़ी मार्केट के आसपास साफ सफाई की गई। यादव ने पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने की भी अपील की। उधर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत श्रमदान को लेकर युवाओं में उत्साह दिखाई दिया। मकसद ये है कि आमजन और नागरिक स्वच्छता को लेके अपनी भूमिका को समझें। जहाँ पर भी वो कोई ख़रीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो वो स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। हम सभी लोग देखते हैं कि विकसित राष्ट्रों में बहुत अच्छी सफाई होती है। हमारे यहाँ पे आए दिन यही समस्या हर किसी की जुबां पे होती है कि भाई हमारे शहर स्वच्छ नहीं है। तो ये स्वच्छता का काम है, ये नागरिकों के सहयोग से ही हम लोग कर सकते हैं। तो ये मैसेज देने के लिए आज हमने ये स्वच्छता रैली हमने चलाई है और उसमें प्लास्टिक को, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसको इकट्ठा करके हमने लोगों को एक अवेयर करने का काम किया है कि भाई लोग हैं वो भी इस पुनीत काम में अपनी जिम्मेदारी समझें। कितने युवाओं की इस कार्यक्रम में हमने जिले भर से लगभग 400 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। तो आज लगभग 40-50 युवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इससे पहले भी हमने 3 दिन पहले मोती जुंगरी जो पहाड़ी पे पार्क है वहाँ पे साफ़ सफाई का काम किया था। ये 2 अक्टूबर तक हम लोग अनवरत जारी रखेंगे और हमारा मकसद ये है कि जो हमारे ये स्वच्छता वॉलंटियर्स हैं ये भी इस मैसेज को समाज में स्प्रेड करें। अलवर की इटराना में एनसीसी कैंप के 30 दिन कैडेट्स ने विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। यहां सुबह पीटी क्लास का आयोजन हुआ, साथ ही दौड़ एवं कई व्यायाम कराए गए। इसके बाद नेतृत्व की विशेषता बढ़ाने के लिए कई व्याख्यान हुए। इन सत्रों में कैप्टन कस्तूरी यादव, लेफ्टिनेंट सुनील शर्मा, कैप्टन अंजू बाला और विजेंद्र मीणा ने विचार रखे। साथ ही मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.सी. मित्तल और डॉक्टर कुमुद गुप्ता ने सीपीआर और रेड क्रॉस संस्था के बारे में विस्तार से बताया, जबकि कैंप कमांडेंट कर्नल राहुल शर्मा ने अपने तजुर्बे को साझा किया। इसके अलावा वॉलीबॉल और खो खो सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। जाटव महासभा की जिला शाखा ने रविवार को खोदनपुर स्थित कार्यालय में बैठक का आयोजन किया। इस दौरान 24 नवंबर को होने वाले तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। इसके लिए अब तक 9 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बैठक में हाल हुए प्रतिभा सम्मान समारोह के खर्च का विवरण प्रस्तुत किया गया। इस दौरान माता दीन, गुमान सिंह, धर्मपाल सिंह, नीरज जाटव, मुकेश कुमार और विजय देवताल आदि ने विचार रखे, जबकि जिलाध्यक्ष कुंदन लाल जाटव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा है 24 नवंबर 2024 को अलवर रिसोर्ट 200 फुट रोड अलवर पर सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जाएगा। 10 नवंबर 2024 को युवक युवती परिचय सम्मेलन, जितने भी जोड़े बने गए उनकी गोद भराई, रुकाई की रस्म भी संस्था द्वारा आयोजित किया जाएगी।
और इसी महीने की 30 तारीख लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। समाज से या अन्य कर्मठ कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पुनीत कार्य में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए अगर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है तो कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज अपने अतिशीघ्र जमा करा दें। अभी पूर्व में 15 सितंबर 2024 को प्रतिभाओं का जो सम्मान किया था, समाज की ओर से 450 प्रतिभाओं को सम्मान किया गया, जिसमें IAS, RPS और हमारे गणमान्य अतिथियों ने पहुंचकर समाज को गौरवान्वित किया। इस सब में काम करने वाले समस्त साथियों का और समाज के गणमान्य लोगों का संस्था की ओर से, मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने कहा है कि बुलडोजर संस्कृति पर रोक लगाने के आदेश स्वागत योग्य हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर हाल ही निर्देश दिए थे। खान ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकारों द्वारा वर्ग विशेष पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जबकि यह असंवैधानिक है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून सबके लिए एक है तो बुलडोजर भी सबके लिए एक ही होना चाहिए। कांग्रेस जिला महासचिव के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से बहुत से निर्दोष लोगों के घर टूटने से बचेंगे। देखिए, आप चैनल के माध्यम से जिस समय ये सुनवाई चल रही थी, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च न्याय की संस्था है और पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को माननीय जब कहीं भी न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट उनके न्याय की एक अंतिम आशा है और वो अपनी समय समय पर अपनी न्याय की जो उनकी वो है उन्होंने साबित की है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ऐतिहासिक और न्यायप्रिय फैसला है और जो हमारा स्लोगन है सत्यमेव जयते उसको सार्थक करता है। देखिए, ये जो बुलडोजर शब्द जो ये नई प्रणाली लाए थे, जो देश में नई संस्कृति पैदा करना चाह रहे थे, ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण थी, तानाशाही थी, हिटलरशाही थी। इसका न्याय से कोई वो नहीं था। एक समाज विशेष में डर का माहौल पैदा कर उनको डराना मात्र इनका मकसद था। सर, ये बुलडोजर बीजेपी ने कभी भी जो बीजेपी से जुड़े लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की। जैसे कि एक मंत्री थे अजय मिश्रा जो टैनी के नाम से थे, किसानों पर बुलडोजर चढ़ाई थी, उस समय गाड़ियाँ चढ़ाई थी किसानों पर। और मोनू मानेसर भी था जिसने 2 लोगों को जिंदा जला दिया। या हाल ही में भिवाड़ी में जो घटना हुई है जिसमें गोली मार दी एक व्यापारी को। तो जो बीजेपी के सोच के लोग हैं उनके खिलाफ नहीं करके एक वर्ग विशेष या विरोधी लोगों के खिलाफ ये इस बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। तो आपको मानना है, लगता है कि ये सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर? बिल्कुल बदले की भावना से करनी है। अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे, उनके घर को ढहाया गया। तो वहाँ एक कलेक्टर साहब का एक बयान वायरल हुआ था। हमारे माननीय वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहाँ के दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने उनके खिलाफ FIR भी की थी। वो उसमें कह रहे थे कि भाई ये तो सिर्फ मुसलमानों को चलाने के लिए बनाया है और इसमें कोई देर नहीं है। मैं कहने में कोई संकोच नहीं है कि उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ना था और बिल्कुल अन्यायपूर्ण तरीके से तोड़ना था। दोषी को कोई भी नहीं बचाता, दोषी की कोई जात धर्म नहीं होती। हम सब चाहते हैं दोषी पे कार्रवाई हो, चाहे किसी भी मजहब का हो, लेकिन इन्होंने एक बिल्कुल टारगेट सीधा मुसलमानों पर रखा और मुसलमानों को उनको तोड़ा। नहीं, बीजेपी के लोगों में सबसे ज़्यादा बलात्कारी है, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, सबसे ज़्यादा हत्या के मुकदमे हैं। इनके लिए किसान जवान कोई मायने नहीं रखता, मातृशक्ति कोई मायने रखती, महिलाओं की इज्जत कोई मायने रखती, लेकिन उन पर ये सोच भी नहीं सकते बुलडोजर पर। वो तो सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए बनाया गया। तो आपका क्या मानना है कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति बीजेपी की है उसका एक पार्ट है बुलडोजर? बिल्कुल उसका ही एक पार्ट था और इनका एक ऊपर तक मैसेज देना था कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए, RSS को खुश करने के लिए, विश्व हिंदू परिषद को खुश करने के लिए, देखो हम मुसलमानों का इस दमनकारी नीति से दमन कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनको कुचल रहे हैं, उनमें डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने 1 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन रविवार को अलवर के यशवंत स्कूल में आयोजित किया। यहां जिला अध्यक्ष पद के चुनाव करवाए गए, साथ ही कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा हुई। यहां मौजूद वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र गुर्जर ने बताया कि जिला अध्यक्ष निर्वाचन में महासंघ से जुड़े 22 संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, साथ ही पूर्व पदाधिकारियों का सम्मान किया गया है। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष पद का निर्वाचन किया जा रहा है, जिसमें 67 मतदाताओं हैं 22 संगठनों के और नॉमिनेशन कार्यक्रम चालू हो चुका है।
उधर मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर घनश्याम सैनी ने भी प्रक्रिया की जानकारी दी। अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ जिला इकाई अलवर के जिला अध्यक्ष पद के आज चुनाव जसवंत स्कूल में संपन्न होने जा रहे हैं। प्रातः 9:30 से 10 बजे तक फार्म विक्रय का समय था और 10 से 11 बजे तक नॉमिनेशन भरने का समय था। 11 से लेकर 12 बजे तक नाम वापसी का समय है। 12:30 बजे जो शेष उम्मीदवार मैदान में रहेंगे उनकी सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद मतदान का समय दोपहर 1-1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और मतदान पश्चात तुरंत मतदाता है 66 मतदाता है। 22 यूनियन एफिलेटेड यूनियन है महासंघ से अलवर में और इसके 66 मतदाता हैं जो अपने अध्यक्ष का चुनाव आज करेंगे। उधर मतगणना के बाद मनोज कुमार मीणा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने देवेंद्र कुमार गुर्जर को 2 मतों से पराजित किया। अलवर शहर में स्कीम 10 से श्री हनुमान समिति द्वारा 23वां शाम बाबा जागरण आयोजित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर मन्नतें मांगी। इस जागरण में कलाकारों ने भजनों की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। साथ ही सुबह प्रसाद वितरित किया गया। 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में खो खो स्पर्धा में ग्राम खेरली चंद्रावत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। जिला स्तर पर 14 वर्षीय बालिका टीम प्रथम स्थान पर रही, जबकि 17 वर्ष बालिका वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस प्रदर्शन के बाद वापसी पर ग्राम खेरली चंद्रावत में खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर भाजपा नेता रोबिन चौधरी सहित प्रधानाचार्य लालजी मीणा, पीटीआई महेंद्र कुमार शर्मा, मनीष श्याम विहार, मनीष बिचगांव, मंडल अध्यक्ष राम सिंह दिनकर और श्याम चौधरी आदि उपस्थित रहे। अलवर के वार्ड 15 स्थित सार्वजनिक पार्क में गंदगी का आलम है। यहां पिछले 6 माह से कचरा नहीं उठा है। पूर्व पार्षद मोतीलाल सैनी के अनुसार इसे लेकर नगर निगम को कई बार अवगत करवाया गया, इसके बावजूद कार्रवाई का अभाव बना हुआ है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। वेद शास्त्र, उपनिषद, पुराण, ज्ञान के भंडार अनुपम। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत के हैं समान। गीता का, भागवत का, रामायण का, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि का जो ज्ञान है
वो हमारे जीवन के मुख्य रूप में अमृत की तरह काम करता है। गिरे हुए जीवन में वैशाखी का काम करता है, अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत का सूरज की तरह काम करता है। परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज के श्रीमुख से बंधन रिजॉर्ट बाग वाले हनुमान जी निकट मोती डूंगरी अलवर राजस्थान से श्राद्ध पक्ष निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का 26 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और ATL पर। आयोजक घनश्याम गुप्ता, रचना गुप्ता, देवेश डॉक्टर भाग्यश्री गुप्ता, पुनीत गुप्ता, गुप्ता मार्बल हाउस और श्री कृष्ण डेंटल क्लिनिक। संयोजक कृष्ण अवतार गुप्ता, सपना गुप्ता, मदन लाल और मंजू शर्मा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तिजारा कस्बे में जमीन की खुदाई में निकली मूर्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। अष्ट धातु से निर्मित यह प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की है। इस मूर्ति को देखने के लिए तिजारा कस्बे के प्रसिद्ध जैन मंदिर में लोगों का तांता लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार तिजारा कस्बा निवासी विक्रम यादव के मकान की खुदाई में 3 साल पहले एक कलश में यह मूर्ति निकली थी, लेकिन इन लोगों ने इस बात को छुपाए रखा। कहा जा रहा है कि इसके बाद से विक्रम के परिवार में आर्थिक तंगी और अशांति का माहौल पैदा हो गया। बहरहाल इस परिवार ने मूर्ति को जैन समाज के लोगों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं से प्रसिद्ध देहरा जैन मंदिर परिसर में मान स्तंभ के पास रखवा दिया गया है। यहाँ पूरी रात नमोकार मंत्र का जाप किया गया और लोगों ने पूजा अर्चना भी की। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मुकेश जैन, पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष नरेश जैन एवं नरेंद्र जैन ने बताया कि संतों को भी इस मूर्ति के बारे में अवगत करा दिया गया है। वहीं आगामी समय में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। महावीर इंटरनेशनल के अलवर केंद्र द्वारा राजेंद्र प्रसाद शर्मा की स्मृति में रविवार को नेत्र जांच एवं मेडिकल शिविर लगाया गया। यह कैंप हरसोरा के सीनियर स्कूल में आयोजित हुआ। शिविर में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने मरीजों को परामर्श दिया और निःशुल्क दवाएं भी दी गई। साथ ही डॉक्टर राकेश गुप्ता ने नेत्र रोगों की जांच कर मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित किया। इनके ऑपरेशन अलवर के आचार्य हस्ते चिकित्सालय में किए जाएंगे। यह जानकारी केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने प्रदान की। मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी के एक निर्णय को लेकर विरोध सामने आया है। इस बारे में पीड़िता एवं कुछ ग्रामीणों ने एडीएम से मुलाकात की। साथ ही आरोप लगाया कि भूमि जमाबंदी में नाम नहीं होने के बाद भी कमला बनाम शिंभू के नाम की पत्रावली पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया, जबकि मालाखेड़ा में जो जमीन है उसमें राजस्व रिकॉर्ड में कमला का नाम नहीं है। उधर एसडीएम के अनुसार सभी कार्य नियमानुसार किए जा रहे हैं, वहीं गड़बड़ी कर स्टे देने के आरोप निराधार हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय नारायणपुर में स्वच्छता ही सेवा सेमिनार का आयोजन किया गया। श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति के सचिव सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में छात्रों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्र किया। जिला युवा अधिकारी पंकज यादव ने बताया कि 2 अक्टूबर तक मेरा युवा भारत विभाग की ओर से स्वच्छता गतिविधियां चलेंगी। उधर ग्राम पंचायत गढ़ी मामोड़ में प्राचीन कर्माबाई की तपोस्थली मामोड़ धाम कुंड पर स्वच्छता शिविर लगाया गया। इसका नेतृत्व भूमराज शर्मा ने किया। वहीं ठाकुर जी महाराज मंदिर शिवालय एवं आलमचंद महाराज मंदिर क्षेत्र में भी सफाई की गई। साथ ही पौधों को रक्षा सूत्र बांधा गया। इस मौके पर सुनील कुमार शर्मा, बनवारी सैनी, सीताराम गुर्जर, द्वारका गुप्ता और लालाराम आदि की उपस्थिति रही। मामोड़ धाम में यहाँ का सबको सहयोग रहे और बारंबार साफ सफाई होती रहे। महीना में 6 महीना में और रोजंदारी की साफ सफाई होती रहती है। सबसे बड़ा सहयोग इनका है। और यहाँ पर तपोभूमि है, तपल स्थल है, शंकर भगवान का है, ऊपर कर्माबाई का है, संतों का है और एंड सबका आवागमन बढ़िया है। सबसे बढ़िया तीर्थ है मामोड़ धाम, सबसे श्रेष्ठ पवित्र पानी है। यहाँ पर साफ सफाई से ही ज्यादा पवित्र है। यहाँ पर भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष मातादीन भाटी की अध्यक्षता में अलवर के संजय नगर स्थित केशव कृपा में एक बैठक हुई।
इसमें संगठन के 3 वर्षीय चुनाव के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। प्रांत महिला प्रमुख डॉक्टर चंद्रावती ने बताया कि संगठन की दृष्टि से अलवर जिले को अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। यहाँ मौजूद अशोक कुमार के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए संस्था में दायित्व प्रदान किया जाता है। उधर बैठक के दौरान अशोक सिंह, घनश्याम, सुभाष, विश्राम, कैलाश, महेंद्र सिंह, अवधेश सिंह और मोहर सिंह आदि मौजूद रहे, जबकि जिले के प्रभारी गोपाल सिंह ने भी अपने विचार रखे। तो उसमें एक दायित्व बोध का एक आभास होता है, और जिसमें दायित्व नहीं होता उसका मन करे तो काम करे, नहीं करे तो नहीं करे। लेकिन दायित्ववान कार्यकर्ता हमेशा अपने कार्य के प्रति सजग रहता है और संगठन को हमेशा बढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न करता रहता है और सबको साथ लेने का प्रयास करता है। दूसरा, हम किसी भी संगठन में किसी न किसी को तो दायित्व सौंपेंगे जिससे कि उसकी एक जिम्मेदारी बने, एक उसकी अकाउंटेबिलिटी बने। इसलिए दायित्व का ये प्रचलन चला और दायित्ववान कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत माचड़ी के ग्राम अलापुर में एक संस्था द्वारा बिना भू परिवर्तन के गैर कृषि कार्य शुरू करने के आरोप सामने आए हैं। इसे लेकर संबंधित कार्मिकों पर मिलीभगत के आरोप भी लग रहे हैं। यहां मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगवाने का ग्रामीणों ने भारी विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह गांव डार्क जोन में है और यहां पानी का हमेशा अभाव रहा है। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद की एक फर्म को 1.5 बीघा जमीन गाँव में दिलवाई गई थी। साथ ही इस भूमि पर कृषि कार्य करने की बात कही गई, लेकिन इसके बाद कई गहरे ट्यूबवेल खोदकर इसे फैक्ट्री का रूप दे दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार यहां मिनरल वाटर के उत्पादन की योजना है। ऐसे में वे सोमवार को इस मुद्दे को लेकर जिला कलेक्टर से मिलेंगे। इस दौरान जसवंत सिंह यादव, दर्शन सिंह, नसीब खान, ईसार खान, नबी खान, सरसा खान और सन्नू राम प्रजापति आदि उपस्थित रहे। वहीं सरपंच ने बताया कि उन्होंने वन विभाग और पंचायत से परमिशन ले ली है, लेकिन जब सेक्रेटरी कविता सैनी से एनओसी के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि इसे लेकर संबंधित कागज देखने होंगे। उधर अलवर एसडीएम प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर ने बताया कि कृषि प्रयोजन के लिए खरीदी गई भूमि पर अकृषि कार्य संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे में राजस्व नियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ में एक फैक्ट्री खुली है पानी की, परेशान पहले ही पानी से हम यहाँ, और खाम के फैक्ट्री खुलवा दी पानी की। यहाँ पानी की फैक्ट्री लग रही है, पानी पहले कम है, फिर हम लोग वो परेशान होंगे पानी से, इसलिए फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। हमको पानी की बिल्कुल समस्या है। जो पहले बोरिंग है वो बोरिंग सूख गए हैं, पानी है नहीं। हाँ, मिनरल वाटर के लिए 6-7 बोरिंग करवा लिए। गाँव में वैसे पानी पीने के लिए नहीं है, इसलिए आने वाले टाइम में यह तो एनजीटी वगैरह से जिसने कोई परमिशन ली है, प्रदूषण फैलेगा, यहाँ गांव वालों के दुनिया भर की बीमारियां फैलेंगी। हम चाह रहे हैं कि प्रशासन से कि ये फैक्ट्री तुरंत बंद होनी चाहिए, जिससे आने वाले टाइम में लोगों को पानी की पीने के लिए दिक्कत हो रही है, वो पानी की व्यवस्था तो बनी रहे। यहाँ पानी नहीं रहेगा पीने के लिए। पहले डार्क जोन में पहले हमारे गाँव में पानी की समस्या है। आपने इसके बारे में शिकायत किसी से की है? नहीं, अभी तो नहीं की शिकायत किसी से। किससे करेंगे बात? हम कलेक्टर साहब से करेंगे शिकायत इसकी। तो मिनरल वाटर में 60% पानी तो वैसे ही खराब हो जाएगा। वैसे खराब, वैसे प्रदूषण फैलेगा जी यहाँ। प्राथमिक विद्यालय जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आगाज मालाखेड़ा में रविवार को ध्वजारोहण के साथ हुआ। इस दौरान पालिका चेयरमैन हिम्मत सिंह, शिक्षा विभाग के अधिकारी, समाजसेवी लालाराम सैनी, पूर्व प्रधान शमा खान और भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी आदि मौजूद रहे। पीओ प्रियंका कुमारी ने बताया कि 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में 11 वर्षीय वर्ग के छात्र छात्रा भाग ले रहे हैं। अकबरपुर से अहमदपुर मार्ग में जगह जगह गंदगी होने के कारण राहगीरों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग कई गांवों को जोड़ता है, लेकिन रोड के दोनों ओर नालियां नहीं होने की वजह से गंदा पानी एकत्र हो जाता है। यहां खेड़का ग्राम पंचायत द्वारा सीवरेज लाइन भी डाली गई थी, लेकिन नतीजा नहीं निकला। यह रोड से 20 गांव जुड़ रहे हैं, ठीक है। इवन अपनी वो भी जुड़ रही है, मालाखेड़ा पंचायत समिति, ठीक है, तहसील जुड़ रही है। फिर भी यहाँ से बच्चा निकल नहीं पा रहा है, पैदल निकलने का रास्ता नहीं है। डेली को भी खड्डा में कोई गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है कोई। गवर्नमेंट 1% ध्यान ना दे रही, ठीक है। अभी 20 में काम चलाया और नाड़ा वाला सब ब्लॉक है वापस, ठीक है। 1% कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ। कितने दिनों से समस्या? ये शुरू से ही है, तो कम 5-7 साल हो गई है। तो रोड बना है 15 दिन के अंदर वापस खराब रोड, क्योंकि पानी की समस्या है, कोई जावे ना दे पानी पार। ये मार्ग बस स्टैंड से अहमदपुर के लिए जा रहा है। अच्छा। तो यहाँ पे रोड की काफ़ी समस्या है। इतनी समस्या है कि रोड पे एक तो ये स्कूल में आते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको छोड़ने के लिए आते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे तो आ ही नहीं पाते।
पेरेंट्स लेके आते हैं तो भी कई बार गिर जाते हैं रिपट के। और यहाँ से रहमतपुर तक सारा रोड खुदा हुआ है, पानी का निकास का वो नहीं है इसका। और वहीं अकबरपुर ग्राम पंचायत के सिंधी मोहल्ले के रास्ते में गंदगी का आलम बना हुआ है। पंचायत भवन के आगे से निकल रहा यह मार्ग सिंधी मोहल्ले से लुहाटी मोहल्ले की ओर जाता है। इस सड़क पर कीचड़ होने की वजह से लोग फिसल जाते हैं, साथ ही गंदगी से मच्छर पैदा हो रहे हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत में इन दिनों बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान है। कुछ दिन पहले बंदरों को स्थानीय लोगों द्वारा पिंजरा लगाकर पकड़ा भी गया था, लेकिन अब फिर से इनकी संख्या बढ़ गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी बंदर रात भर उत्पात मचाते हैं। इसके चलते मरीजों के परिजनों का अस्पताल के बाहर विश्राम करना भी मुश्किल हो गया है। पूरे अकबरपुर में वैसे बंदरों का आतंक है, लेकिन ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बंदर है। 200-250 बंदर यहाँ पर हमेशा बैठे रहते हैं, जिससे जो भी पेशेंट आते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। उनकी गाड़ियों की सीटें फाड़ देते हैं और सामान भी उनसे ले लेते हैं। रात भी होगी जब भी गेट का आगे बैठे। और अभी भी इतनी रात होने पर भी बंदर यहाँ से जाते नहीं हैं, यहीं पर हमेशा के लिए बने रहते हैं। 200-250 बंदर तकरीबन सबसे लेकर नीचे तक। राजगढ़ में ब्राह्मण समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह 13 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। समाज के सचिव प्रदीप शर्मा ने बताया कि इसे लेकर अध्यक्ष राजेश शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक परशुराम भवन में आयोजित की गई। सम्मान समारोह के संयोजक मदनलाल शर्मा के अनुसार इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों, 75 साल से अधिक वाले वरिष्ठ जनों और राजकीय सेवा में नवनियुक्त लोगों का अभिनंदन होगा। साथ ही अलवर विधायक और वन मंत्री संजय शर्मा का भी स्वागत किया जाएगा। बैठक में दिनेश शास्त्री, योगेश वशिष्ठ, विपिन भारद्वाज, महंत उदयभान शर्मा, प्रकाश दीक्षित, अखिलेश वशिष्ठ और राजू आदि मौजूद रहे। कठुमर क्षेत्र के गांव में केबल चोर गिरोह सक्रिय बना हुआ है। गत रात्रि तसई में चोरों ने खेतों की बोरिंग से करीब 1600 फुट सबमर्सिबल केबल पार कर ली। इसके बाद इसका तांबा निकाल लिया, साथ ही 2 क्विंटल प्लास्टिक पाइप भी काट कर ले गए। यह घटना किसान देवी सिंह, रमेश कमल सिंह, सुरेश प्रताप और निहाल सिंह के ट्यूबवेल पर हुई है। साथ ही कठुमर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। खैरतल में टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे सुखमणी साहिब जी का पाठ आयोजित हुआ, साथ ही भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रसाद वितरण भी हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक श्रद्धालु शामिल हुए। ओसवाल पब्लिक स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा मोनिका सैनी ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। उन्हें यह पदक श्री गंगानगर में हुए 68वें स्कूल जूडो स्टेट टूर्नामेंट में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मिला है। साथ ही ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं की छात्रा प्रज्ञा तनेजा ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन एवं स्टाफ सदस्यों ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई भी दी। चलते चलते वह फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकारी अस्पतालों में खामियों का जायजा लेकर कलेक्टर ने जताई नाराजगी, सुधार को लेकर दी हिदायतें। 13 साल की बेटी से हैवानियत करने वाले पिता को ही मरते दम तक जेल, ततारपुर थाना क्षेत्र का था मामला। रामगढ़ में उपचुनाव से जुड़ी गतिविधियों ने पकड़ा जोर, कांग्रेस द्वारा साफिया या आर्यन जुबेर को टिकट देना है तय। वहीं भाजपा में दावेदारी को लेकर चलेगी कश्मकश। और कांग्रेस महासचिव मोहन प्रकाश ने कहा, असंवैधानिक है वन नेशन वन इलेक्शन, केंद्र की मंशा पर उठाए सवाल। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।